चेतावनी, यह कहानी पूरी तरह से नेशनल हाईवे 44 की है, लेकिन इसकी प्रस्तुति, घटनाएं और माहौल अत्यंत डरावने हैं। इसमें वर्णित दृश्य, ध्वनियां और रहस्यमय घटनाएं कमजोर दिल वालों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप अकेले हैं, अंधेरे में हैं या रात के समय इस कहानी को देख रहे हैं तो सावधानी बरतें। कहानी में भूत, प्रेत, आत्माएं, श्रापित घटनाएं और मानसिक रूप से विचलित कर सकने वाले दृश्य शामिल हैं। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक, सामाजिक या मानसिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हेडफोन पहने पर होश में रहें, क्योंकि जो आपने सुना वो आपके पीछे भी हो सकता है। अब अगर हिम्मत है तो शुरू करें, लेकिन याद रहे, कुछ रास्ते एक बार सुनने के बाद वापस नहीं मुड़ते। रात के 2 बज चुके थे। नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं, सिर्फ पीली पीली स्ट्रीट लाइट्स जो एक के बाद एक जलती बुझती सी लग रही थी। इसी वीरान हाईवे पर एक पुराना ट्रक नंबर RJ 14GB 2175 धीरे धीरे बढ़ रहा था। ट्रक ड्राइवर रमेश था, जिसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन वो किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहता था। उसके साथ था एक क्लीनर, छोटू, जो मात्र 16 साल का था, मगर रात के सफर में रमेश का पुराना साथी बन चुका था। रमेश भैया, थोड़ा रुक लें क्या? नींद आ रही है, छोटू ने जम्हाई लेते हुए कहा। ना रे पगले, इस इलाके में रुकना ठीक नहीं है। तुझे नहीं पता इस जगह की कहानियां। ये जगह बहुत बदनाम है। रमेश की आंखों में हल्की सी चिंता थी। छोटू हंस पड़ा। अरे भैया, कहानियां तो हम भी सुने हैं, पर भूत कुछ नहीं होता। चुप कर, ज्यादा मुंह मत खोल और सीट बेल्ट कस के बैठ जा। रमेश ने जैसे ही ये कहा, सजेद साई, गायब औरत, रमेश का डर। आपने देखा? वो औरत, छोटू की आवाज कांप रही थी। मैंने देखा और मुझे अब समझ आ गया कि हम कहां पहुंच चुके हैं। रमेश ने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, पर इंजन नहीं चालू हुआ। रमेश बार बार कोशिश करता रहा। ट्रक चुप था। छोटू, नीचे मत उतरना, कुछ भी हो जाए। पर छोटू ने रमेश की बात नहीं मानी। वो नीचे उतरा और बोनेट खोलने ही वाला था कि हा, एक डरावनी हंसी चारों ओर गूंज उठी। छोटू जैसे पत्थर बन गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत जो कुछ सेकंड पहले ट्रक के सामने आई थी, अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा जैसे जला हुआ हो। छोटू भाग, रमेश ने चिल्लाकर कहा, मगर देर हो चुकी थी। औरत ने छोटू की गर्दन को पकड़ा और हवा में उठा लिया। छोटू का शरीर तड़पने लगा। उसकी चीखें जंगलों में गूंजने लगी। रमेश ट्रक से बाहर निकला और पास पड़ी एक रॉड उठाकर औरत की तरफ दौड़ा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा, औरत गायब हो गई और छोटू का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल निर्जीव। रमेश की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुका था कि इस हाईवे पर कुछ बहुत बड़ा गलत है, बहुत खतरनाक है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रमेश के कांपते हाथों से छोटू की गर्दन को छूने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो लड़का अब नहीं रहा। कुछ तो था इस सुनसान हाईवे पर जो इंसानों को निशाना बना रहा था, और रमेश को अब एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, कोई खेल नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही पुराना और खतरनाक श्राप था जो इस सड़क से बंधा था। छोटू की लाश को ट्रक के अंदर रखते वक्त रमेश की आंखें भर आईं। माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे यहां नहीं लाना चाहिए था। उसने बड़बड़ाते हुए ट्रक स्टार्ट किया। इंजन एक अजीब सी घर्राहट के साथ चालू हुआ, जैसे मशीन खुद भी डर रही हो। रमेश ने ट्रक को चलाना शुरू किया, लेकिन अब उसकी रफ्तार धीमी थी और उसका दिल हर आहट पर चौंकने को तैयार। करीब 3 किलोमीटर आगे जाकर रमेश ने एक पेट्रोल पंप देखा जो पूरी तरह सुनसान था। आसपास कोई नहीं था।
केबिन में बैठा आदमी भी नहीं दिखा। रमेश ट्रक से उतरा और आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने देखा, वहां एक पुराना टेलीफोन बूथ था। बूथ के कांच पर किसी ने खून से लिखा था, रुको मत, मुड़ो मत, देखो मत। रमेश का शरीर जैसे जम गया। उसने पलटना चाहा, मगर पीछे से फिर वही हंसी आई। हा। रमेश ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, पर बूथ के अंदर की घड़ी उल्टी चल रही थी और उसमें वक्त था 12,066। रमेश ने माथे पर हाथ रखा। 12,066, ये कैसा समय होता है? तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। एक तेज, लंबा, कर्कश हॉर्न। वो ट्रक की ओर भागा और ट्रक के अंदर देखा। छोटू की लाश गायब थी। सीट पर खून के निशान थे और ड्राइविंग व्हील पर कोई बैठा था। एक औरत, उसी सफेद साड़ी में। उसने धीरे से रमेश की ओर देखा, फिर मुस्कुराई और कहा, अब हम सफर में साथ हैं। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं और ट्रक अपने आप चल पड़ा। रमेश चिल्लाया, रुको रुको, पर ट्रक सड़क पर दौड़ने लगा, बिल्कुल तेज, बिल्कुल पागलपन की रफ्तार में। और उस हाईवे पर एक के बाद एक स्ट्रीट लाइट्स बंद होने लगी, जैसे अंधेरा उनका पीछा कर रहा हो। रमेश अपनी जीभ काटकर देख चुका था। यह सपना नहीं था, यह कोई डरावना तमाशा नहीं था, यह हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो उसे अंदर से खा रही थी। उसने बूथ में जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर लाइन से एक आवाज आई, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह इस जीवन में उपलब्ध नहीं है। फिर एक तेज चीख फोन से, बिल्कुल कान के पास से, मर जा। रमेश ने फोन फेंक दिया। उसके कान से खून निकलने लगा था। अब उसकी समझ में आ गया था, यह हाईवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि एक दरवाजा था, मौत और दुनिया के बीच का दरवाजा। और वो दरवाजा अब खुल चुका था। रमेश उस सुनसान पेट्रोल पंप से जैसे तैसे भाग निकला। अब वह पैदल ही हाईवे पर चल रहा था। आसमान में बादल घने हो चले थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था जैसे समय थम चुका हो। सड़क के दोनों ओर फैले जंगल अंधेरे की तरह निगलते चले जा रहे थे। हर कदम पर रमेश को ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी पीठ पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह पलटता तो वहां सिर्फ हवा होती। अचानक उसे दूर से ट्रक की हेडलाइट्स नजर आईं। वो दौड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई मदद मिल जाए, पर जैसे ही वो ट्रक करीब आया, उसकी रफ्तार धीमी हुई और एक अजीब सी आवाज ट्रक के इंजन से आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। ट्रक पूरी तरह काला था, बिल्कुल धुएं जैसा काला। उसके पीछे की नंबर प्लेट पर कुछ लिखा नहीं था। रमेश हिचकिचाया, फिर भी दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी बोला, कहां जाना है? उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, गहरी, खराश भरी, जैसे किसी कब्र से आ रही हो। रमेश कुछ बोल पाता उससे पहले क्लीनर साइड का दरवाजा खुला और अंदर से वही छोटू उतरा, मगर उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। नीला पड़ चुका था, आंखें सफेद थीं और होंठों पर खून। भैया अब तो चलो, उसने वही मासूमियत से कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। छोटू ने उसका हाथ पकड़ा और ट्रक के अंदर खींच लिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रक एक झटके से आगे बढ़ा। अब रमेश अंदर था। सामने शीशे में उसने देखा ट्रक चला कौन रहा था, कोई नहीं। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, गियर अपने आप बदल रहे थे। रमेश पसीने से तरबतर हो चुका था। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हम सब एक ही हैं, सफर का हिस्सा। ट्रक अचानक एक मोड़ पर मुड़ा और एक पुरानी टूटी फूटी सड़क पर चलने लगा। ये कोई नॉर्मल सड़क नहीं थी। हर तरफ जली हुई गाड़ियां पड़ी थीं। कुछ गाड़ियां आधी जली, कुछ पूरी, कुछ में इंसानी कंकाल अभी भी सीट बेल्ट में फंसे थे, और कुछ में बच्चों के खिलौने। ट्रक
अब एक बहुत पुराने पुल पर चढ़ चुका था। नीचे बहती थी एक खून जैसी लाल नदी। किनारे रमेश ने देखा खंभों पर लटके शव। ट्रक रुका। छोटू बोला, अब तू जा सकता है, अगर बच सका तो। दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश ने बाहर कदम रखा। वो जगह अब कोई आम सड़क नहीं थी। वो एक पुराना भूला हुआ गांव था जहां कोई नहीं रहता था, पर हर घर से रोने की आवाजें आ रही थी और कुछ बच्चे बिल्कुल सफेद आंखों वाले उसे देख रहे थे। एक बच्ची उसके पास आई। उसने पूछा, क्या तुम भी मर गए हो? रमेश की चीख निकल गई, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि अब वो दुनिया से बाहर था और उस हाईवे की रहस्यमय गहराइयों में खो चुका था। रमेश अब उस गांव में खड़ा था जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं था, जिसका रास्ता किसी को पता नहीं था और जहां की हवाओं में सिर्फ मौत की बदबू थी। चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, जिनकी दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे गए थे। कहीं किसी के चेहरे पर खून टपकता था तो कहीं कोई औरत बिना सिर के खड़ी थी। हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च नहीं बल्कि इंसानी उंगलियां टंगी थीं। रमेश के कदम खुद ब खुद एक बड़े काले मकान की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। उस मकान का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से जलते दीपक की लौ बाहर झांक रही थी, मगर दीपक की लौ पीली नहीं, काली थी। रमेश ने जैसे ही भीतर कदम रखा, एक सड़ी गली गंध ने उसका दम घोंट दिया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का पलंग था, जिस पर एक बूढ़ा आदमी लेटा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। तू आ खारे पारे खारे का हफ्ता गया, उसने बमुश्किल अपनी जीभ हिलाते हुए कहा। तू ही वो है जिसने दखल दिया उनके रास्ते में? रमेश ने कांपते स्वर में पूछा। आप कौन हैं? ये जगह क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये वो जगह है जहां जिंदा लोग गलती से आ जाते हैं और फिर मरते भी नहीं मरते। अचानक चारों ओर से दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और फर्श में से काले साए बाहर आने लगे। हर साया एक लाश जैसा था, किसी का गला कटा, किसी की आंखें बाहर निकली हुई, किसी के पेट से आंतें लटक रही थीं। वो सब रमेश की ओर बढ़ने लगे। रमेश ने पलटना चाहा, पर उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। अब ये तुझे छुएंगे और फिर तू भी एक साया बन जाएगा। लेकिन तभी कमरे की एक दीवार फट गई और बाहर से एक ट्रक की तेज हेडलाइट सीधे अंदर आई। रमेश ने देखा वही काला ट्रक, वही नंबरलेस, और उसके भीतर छोटू फिर से था। भैया भागो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को जबरदस्ती खींचा और टूटे दीवार से बाहर निकल पड़ा। काले साए पीछा कर रहे थे। वो गांव अब सैकड़ों आवाजों से गूंज रहा था। रुक जा, तू भी हमारा हिस्सा है। रमेश भागता रहा, कच्चे रास्ते पर नंगे पैर, खून बहता रहा। और तभी उसे दिखा एक टूटे मंदिर का शिखर, जहां सिर्फ लिखा था खून से। वो वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, पर हाईवे की सड़कों पर कोई ट्रक, कोई गांव, कोई छोटू, कोई बूढ़ा, कुछ भी नहीं था। बस पुलिस की गाड़ी और 2 कांस्टेबल, जो बोले, तुम्हारी ट्रक 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त मिली थी, तुम कहां थे? रमेश ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या मैं अब भी जिंदा हूं या सिर्फ एक और साया बन चुका हूं जो गलती से लौट आया है? रमेश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। शरीर पर जगह जगह जख्म थे, जैसे किसी जानवर ने नोच डाला हो। पर डॉक्टरों के लिए सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, उसके चेहरे की त्वचा जो धीरे धीरे इंसानी नहीं बल्कि चमड़े जैसी सख्त और बदरंग होती जा रही थी। डॉक्टर बोले, ये कोई सामान्य जख्म नहीं है, जैसे किसी दूसरे ही वातावरण का असर हो। रमेश रात भर बिस्तर पर लेटा रहा। उसके सिर में अजीब गूंजती आवाजें आती रहीं। छोटू की चीख, काले ट्रक की हेडलाइट, सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा, और फिर वह गांव जो अब भी उसकी आंखों के सामने जिंदा था। अचानक रात 3:13 पर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए।
वार्ड में अंधेरा फैल गया। लाल लाइटें टिमटिमाने लगी। नर्सें इधर उधर दौड़ने लगीं, पर रमेश के कमरे की ओर जाने से हर कोई बच रहा था। उसके कमरे से बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर धीरे धीरे गुर्रा रहा हो। एक बहादुर नर्स संध्या उसके कमरे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में रमेश नहीं था, बस उसका अस्पताल का गाउन और बेड पर पड़ी हुई चादर, जिस पर लिखा था, मुझे मत ढूंढो, मैं अब इंसान नहीं रहा। संध्या चिल्लाई, पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, सीसीटीवी रिवाइंड किया गया और उसमें जो दिखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। रमेश रात 3:12 पर उठा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। पीछे की ओर झुकी हुई कमर, आंखें बिल्कुल काली, चेहरा जैसे पिघलता हुआ। उसने कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे दीवार के आर पार चला गया, बिना दरवाजा खोले, जैसे उसका शरीर अब भौतिक नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक परछाई बन चुका था। अगले दिन अस्पताल के बाहर सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा मिला, RJ14GB 2175, जो 2 दिन पहले एक्सीडेंट में नष्ट हो चुका था। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, पर स्टीयरिंग पर खून से लिखा था, सफर अधूरा है। पुलिस ने जब ट्रक को हटाने की कोशिश की, ट्रक अकेला चल पा। रमेश का चेहरा दिखा। चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं था। उसकी त्वचा उखड़ी हुई, आंखें धंसी हुई, होंठों पर एक बेजान मुस्कान, जैसे मौत खुद गाड़ी चला रही हो। अब हर रात 3 से 13 पर वो ट्रक किसी न किसी हाईवे पर दिखता है, कभी सुनसान रोड पर खड़ा, कभी किसी टोल बूथ से गुजरता हुआ। हर बार स्टीयरिंग पर एक नया चेहरा होता है, कभी छोटू, कभी रमेश, कभी कोई और। लोग कहते हैं वो ट्रक अब भटकती आत्माओं का ठिकाना बन चुका है। जो एक बार उस पर सवार हो जाए, वो कभी लौटकर नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं होता। हाईवे नंबर 27 के बीचों बीच एक पुराना टोल बूथ था, जो अब सरकारी रिकॉर्ड में डिसेबल्ड घोषित हो चुका था। वजह थी वहां होने वाली रहस्यमय घटनाएं, जो हर महीने कुछ नए ट्रक ड्राइवरों को गायब कर देती थी। सरकारी कर्मचारी उस बूथ पर अब नहीं बैठते थे, पर ट्रकर्स को आदेश था कि चाहे कोई हो या न हो, वहां रुककर हॉर्न जरूर बजाना है 3 बार। पर उस रात जब रमेश का ट्रक फिर से हाईवे पर देखा गया, वो उसी टोल बूथ की तरफ बढ़ रहा था। सीसीटीवी में देखा गया ट्रक खुद चल रहा था, बिना ड्राइवर के। जैसे ही वो बूथ के पास पहुंचा, बूथ की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं, जो पिछले 3 सालों से बंद थीं। फिर बूथ का शीशा अंदर से फटा और एक चीख सुनाई दी आ गया। वो फिर आ गया। बूथ के भीतर मौजूद कैमरे ने एक जवान आदमी को दिखाया, कांस्टेबल पवन, जो पिछले साल उसी बूथ से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। अब वह किसी आम इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई, चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह मुस्कुराया और ट्रक की तरफ हाथ उठाया। ट्रक रुक गया और उसका दरवाजा अपने आप खुला। भीतर एक नई आत्मा बैठी थी वर्दी में, जिसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो रमेश नहीं था, शायद कोई और ड्राइवर, जो अब आत्मा बन चुका था। ट्रक के रुकते ही बूथ की जमीन कांपने लगी। नीचे से धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी। हर परछाई एक कहानी थी, एक आत्मा थी जो इस हाईवे की कैद में थी। उनकी चीखें हवा में गूंजने लगीं, हमें आजाद करो, हमें वापस भेजो। लेकिन फिर ट्रक की हेडलाइट जली और वो सभी साए जलते हुए चीखते चिल्लाते गायब हो गए। पवन ने एक अंतिम बार कैमरे की ओर देखा और कहा, यह बूथ अब दरवाजा बन चुका है उस दुनिया से, इस दुनिया के बीच का। हर रात कोई न कोई इसके आर पार होता है और हर रात कुछ नया खो जाता है। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची, टोल बूथ पूरी तरह राख हो चुका था। सीसीटीवी कैमरे पिघल चुके थे, मगर एक पेन ड्राइव वहां जरूर पड़ी मिली, जिसमें सिर्फ एक फाइल थी, ट्रक 666 MP4। उस वीडियो में एक ट्रक, एक बूथ और एक लंबा सफर था, जिसका अंत कभी नहीं होता। अब हर ट्रक
ड्राइवर जो उस रास्ते से गुजरता है उससे पहले एक चेतावनी दी जाती है। अगर रात के 3:13 पर कोई ट्रक तुम्हारे पीछे बिना हेडलाइट के दिखे तो स्पीड मत बढ़ाना, क्योंकि अगर वो ट्रक तुम्हारे पास रुका तो अगली सुबह सिर्फ तुम्हारा नाम ही बचेगा। और बूथ के पास अब एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है टोल नहीं, तुम अपनी जान चुका रहे हो। हाईवे नंबर 27 को बनाने से पहले यहां एक पुराना गांव हुआ करता था, भैरवपुर। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि जब सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो कई मजदूरों ने वहां खुदाई के दौरान अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। कई बार जमीन से चीखों की आवाजें आती, मिट्टी से खून रिसता, और कई बार खुदाई करने वाले मजदूर कुछ खोदते ही बेहोश हो जाते थे। फिर भी प्रशासन ने निर्माण नहीं रोका। गांव को पूरी तरह समतल कर दिया गया और उसके ठीक ऊपर हाईवे डाल दिया गया। पर तब से इस सड़क पर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। हर महीने एक ट्रक गायब, हर महीने एक ड्राइवर पागल, और हर महीने एक नई आत्मा जो इस सड़क की कैद में चली जाती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ट्रकम हर 1-2-3456 शाम 6 बजे पुणे से रवाना हुआ और आधी रात को हाईवे 27 में दाखिल हुआ। ड्राइवर का नाम था जितेंद्र और वह इस हाईवे पर पहली बार जा रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी भैरवपुर की सीमा में आई, ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें कोई गाना नहीं बजा, बल्कि एक बेहद पुरानी और टूटी फूटी आवाज आई। इस सड़क पर जो चलता है वो ऊपर से गुजरता है, मगर नीचे हम भी हैं और इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र ने घबराकर रेडियो बंद किया, पर वो आवाज बंद नहीं हुई। वो अब ट्रक के अंदर गूंजने लगी थी और ट्रक के शीशे पर धुंध में लिखा था, हमें नीचे से बाहर निकालो। अचानक ट्रक का अगला पहिया जमीन में धंसने लगा, जैसे सड़क उसे खींच रही हो। जितेंद्र ने ब्रेक मारा, पर ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह सड़क में समा चुका था। वो दरवाजा खोलकर बाहर कूदा और सामने देखा सड़क में एक बड़ा सा छेद बन चुका था, जिसके अंदर जलती हुई मशालों की रोशनी थी और कई आत्माएं जो ऊपर की ओर हाथ फैला रही थी, जैसे सदियों से बंद थीं। उनकी आंखों में खून बह रहा था, चेहरे सड़े, गले और हाथों में जंजीरें। जितेंद्र दौड़ा, लेकिन सड़क के दोनों ओर आग लग चुकी थी। वह फांस चुका था। तभी ट्रक के अंदर से किसी ने आवाज दी, कहां जा रहे हो तुम, अब हमारे हो। जितेंद्र ने पलटकर देखा, वो ट्रक अब सड़क में आधा डूब चुका था और स्टीयरिंग पर बैठा था रमेश, जिसका चेहरा अब पूरी तरह गल चुका था, और पीछे की सीट पर छोटू, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। ट्रक ने खुद को जमीन से बाहर खींच लिया और जितेंद्र की तरफ दौड़ा। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस को वहां कोई ट्रक नहीं मिला, सड़क वैसी की वैसी, मगर जितेंद्र की टोपी और बूट सड़क के ठीक बीचों बीच रखे हुए मिले और एक नया निशान धुंध में लिखा हुआ एक और नीचे आ गया। अब कहा जाता है कि उस हिस्से से गुजरते हुए अगर ट्रक की हेडलाइट एक बार झपक जाए तो समझ जाओ कोई जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और अगली बार हो सकता है तुम उसे रास्ता दे दो या तुम खुद उस रास्ते का हिस्सा बन जाओ। रात के 3 बज रहे थे। हाईवे 27 पर एक लोडेड ट्रकर 555 M44 वुडगांव से नागपुर की ओर बढ़ रहा था। ड्राइवर का नाम था जाकिर और उसके साथ बैठा था उसका साथी बलराम। हवा बहुत भारी थी, ट्रक की हेडलाइट आगे तक नहीं जा पा रही थी और हर मोड़ पर लगता जैसे कोई झाड़ियों के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा हो। जाकिर ने रेडियो ऑन किया और उसी वक्त पीछे से आवाज आई, एक सीट खाली है क्या? जाकिर ने चौंक कर देखा, बलराम भी चुप था। ट्रक के केबिन में कोई तीसरा नहीं था। जाकिर ने हंसकर कहा, अरे रेडियो भी पगला गया है शायद। लेकिन बलराम का चेहरा सफेद हो गया था। उसने धीमे से पूछा, पीछे देख, ट्रक की लोडिंग पर कोई बैठा है। जाकिर ने मिरर में देखा और सचमुच ट्रक के लोडिंग डिब्बे की छत पर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में, पीठ उनकी तरफ, बाल बहुत लंबे, और उसके पास से एक अजीब नीला धुआं उठ रहा था। जाकिर ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला।
बलराम भी साथ में गया। उन्होंने पीछे जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डिब्बा खाली था, कोई निशान भी नहीं। दोनों वापस केबिन में आए, पर जैसे ही दरवाजा बंद किया, पीछे से दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का एक झोंका भीतर घुसा। बलराम चीखा, वो बैठ गया, वो यहीं है। जाकिर ने ट्रक स्टार्ट किया, पर अब क्लच अपने आप दब रहा था। गियर अपने आप बदल रहे थे, जैसे ट्रक अब खुद चल रहा हो। पीछे की सीट से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, गहरी, थरथराती हुई, जैसे कोई सदियों से थका हो। बलराम ने कहा, भाई ट्रक रोक, मैं उतर रहा हूं। जाकिर ने रोका, पर बलराम ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। वो हवा में लटक गया। उसका शरीर जमीन से 4 फीट ऊपर था और उसके गले पर नीले निशान उभरने लगे, जैसे कोई रस्सी हो। जाकिर ने दौड़कर बलराम को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे नीचे खींचा। दोनों गिर पड़े। जैसे ही उन्होंने मिरर में देखा, ट्रक के भीतर कोई बैठा था, उसी सफेद कपड़े में। अब उसका चेहरा दिख रहा था, बिल्कुल जला हुआ। एक आंख गायब, दूसरी आंख से नीली आग टपक रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। फिर ट्रक ने अपने आप गियर डाला और बिना ड्राइवर के तेजी से आगे बढ़ गया। अंधेरे में गायब हो गया। बलराम बेहोश हो गया और जाकिर वहीं बैठा रहा। सुबह तक पुलिस जब पहुंची तो उन्हें 2 बातें समझ नहीं आईं। पहली, ट्रक का ड्राइवर जाकिर अब कुछ बोल नहीं सकता था, उसकी आवाज जैसे खींच ली गई हो। और दूसरी, बलराम के शरीर पर रस्सी के निशान अब भी ताजा थे, जैसे किसी ने अभी उसे फांसी से उतारा हो। और वहां जमीन पर एक मैसेज लिखा था, पीछे जो बैठता है वो कभी नहीं उतरता। अब हर ड्राइवर को बताया जाता है, रात 3 बजे के बाद अगर लगे कोई ट्रक में चढ़ा है तो गाड़ी रोको मत, दरवाजा मत खोलो, क्योंकि जिस पल वो उतर गया तुम उसकी जगह बन जाओगे। हाईवे 27 पर जितनी रहस्यमयी घटनाएं सामने आई थीं, उनमें सबसे अनोखी घटना हुई एक पेट्रोल पंप पर, जो शेरपुर मोड़ से कुछ किलोमीटर पहले स्थित था। इस पंप की खास बात यह थी कि यहां आने वाले ट्रक अक्सर भरने के बाद रास्ते में बंद हो जाते थे या फिर लौटकर कभी नहीं आते थे। एक रात एक नया ड्राइवर राकेश, जिसे इन कहानियों पर भरोसा नहीं था, अपने ट्रक अप 78AB9283 के साथ वहीं डीजल भरवाने पहुंचा। पंप सुनसान था, स्टाफ का कोई नामो निशान नहीं, पर मशीनें चालू थीं। राकेश ने खुद ही पाइप उठाया और टंकी में डीजल भरने लगा। जैसे ही पहला लीटर टैंक में गया, हवा में अजीब गंध भर गई, सड़ी हुई मांस और लोहे जैसी महक। उसने नाक पर रुमाल रखा और काम पूरा कर टंकी बंद की। जैसे ही उसने पाइप हटाया, टंकी के अंदर से एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई सांप भीतर फूंफकार रहा हो। राकेश ने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। कुछ किलोमीटर ही चला था कि ट्रक ने झटका मारा और बंद हो गया। उसने उतरकर बोनट खोला। इंजन गर्म नहीं था, बल्कि बर्फ जैसा ठंडा था। राकेश वापस केबिन में चढ़ा और देखा कि फ्यूल गेज फुल है, मगर ट्रक चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया और आवाज आई, तेल में जो घुला है वो अब तेरे अंदर जाएगा। राकेश ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज अब बाहर हवा में गूंज रही थी, सड़कों से, खेतों से, ट्रक के टायर से और ट्रक के डीजल टैंक से एक गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। राकेश ने जैसे ही बोनट की तरफ देखा, धुआं आकर उसके चेहरे पर लिपट गया। वो चिल्लाया, पर आवाज अंदर ही घुट गई। अगले ही पल उसकी आंखें सफेद हो गईं, मुंह से झाग निकलने लगा और वो ट्रक की सीट पर बेजान होकर गिर पड़ा। ट्रक का इंजन खुद स्टार्ट हुआ, हैंड ब्रेक अपने आप खींचा गया और ट्रक धीरे धीरे वापस शेरपुर पंप की ओर मुड़ गया। सुबह लोगों ने देखा कि वही ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ा था, लेकिन राकेश उसमें नहीं था। स्टाफ ने जब ट्रक की टंकी खोली तो उसमें तेल नहीं बल्कि खून भरा था और टंकी के अंदर से एक चेहरा दिखा, राकेश का, जैसे उसकी आत्मा उस डीजल में कैद हो चुकी हो। पुलिस ने टंकी काटी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ धुआं निकला और एक जली हुई आवाज, जो इस हाईवे पर चलेगा वो अब तेल नहीं, आत्मा से चलेगा।
अब उस पेट्रोल पंप को ब्लैक फिलिंग जोन कहा जाता है। सरकारी रूप से बंद घोषित है, पर जो ड्राइवर रात 3 बजे वहां से गुजरता है उसे वहां एक ट्रक खड़ा दिखता है और एक आदमी जो कहता है, बस 2 लीटर डाल दो, तेल नहीं, बस जरा सी जिंदगी चाहिए। जो उसकी बात मान ले, उसकी ट्रक से फिर कभी कोई बात नहीं होती, क्योंकि उस ट्रक का डीजल अब जिंदा है। हाईवे 27 का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हिस्सा था काले मोड़ के नाम से मशहूर एक तीखा घुमाव। सरकारी नक्शों में उस मोड़ का कोई जिक्र नहीं था और जीपीएस पर वो सीधा रास्ता दिखता था, लेकिन हर ड्राइवर जानता था वो मोड़ अचानक सामने आता है और कभी कभी उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता। उस रात एक माल भरा ट्रकर जी 1900 का रात 2,198 पर उस हिस्से में दाखिल हुआ। ड्राइवर का नाम था देव कुमार, एक अनुभवी आदमी जो हर रूट का माप जानता था। उसके साथ कोई नहीं था, बस अकेले ही राजस्थान से आंध्र जा रहा था। जैसे ही वो उस हिस्से में पहुंचा, घड़ी रुक गई, मोबाइल नेटवर्क गायब और ट्रक की हेडलाइट धीमी पड़ने लगी। हवा एकदम थम गई, चारों ओर जैसे किसी ने पूरा इलाका रोक दिया हो। अचानक उसके सामने एक तीखा मोड़ आया, जीपीएस पर सीधा रास्ता, लेकिन आगे गाड़ी घुमा नहीं पाई और ट्रक पूरे जोर से उस मोड़ पर लुढ़क गया। लेकिन हादसे की कोई आवाज नहीं हुई, कोई धक्का नहीं, कोई दर्द नहीं। देव कुमार को लगा जैसे वो हवा में लटक गया है। उसने आंखें खोली तो देखा वो ट्रक के भीतर था, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। सड़क नहीं थी, सिर्फ काले बादल, बीच बीच में उलटी लटकी हुई सड़कें और दूर दूर तक ट्रक हवा में तैरते हुए दिख रहे थे। हर ट्रक में कोई न कोई ड्राइवर था जो चुपचाप बैठा हुआ था, उनकी आंखें खाली, चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे सब बेजान होकर जिंदा थे। देव कुमार ने ट्रक से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरा ट्रक उल्टा लटक गया। वो अब ऊपर नहीं नीचे गिर रहा था, मगर धरती कहीं नहीं थी। एक आवाज गूंजी, तू मोड़ पर रुका नहीं, अब तू रास्ता बन गया। फिर एक के बाद एक ट्रक देव कुमार के ट्रक से टकराने लगे। हर टक्कर के साथ उसके दिमाग में एक और याद मिटती गई। कौन था वो, कहां से आया था, कहां जा रहा था, सब भूलता गया। आखिरकार वो भी उन्हीं ट्रकों में शामिल हो गया। अब वो ट्रक मोड़ के ठीक ऊपर हवा में स्थिर खड़ा रहता है और हर बार जब कोई नया ड्राइवर वहां से गुजरता है, जीपीएस उसे उस ट्रक के नीचे से गुजरने का रास्ता दिखाता है। पर अगर कोई जरा भी रुक जाए, ब्रेक दबा दे या पीछे देख ले, तो वो भी ऊपर चला जाता है। उस दुनिया में जहां रास्ते नहीं, बस ट्रकों की आत्माएं हैं जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अब वहां एक छोटा बोर्ड लगता है जिसे दिन में कोई नहीं देख सकता, लेकिन रात 3 बजे अगर कोई ड्राइवर जरा ध्यान दे तो हेडलाइट की रोशनी में वो लाइन चमकती है, ये मोड़ तुझे नहीं याद रखेगा, क्योंकि अब तू इस मोड़ का हिस्सा बन चुका है। और तब से लेकर आज तक उस मोड़ पर हर रात एक ट्रक हवा में लटका हुआ दिखता है। उसके भीतर बैठा एक आदमी जिसकी आंखें अब सफेद हैं और होंठों से बस एक ही शब्द निकलता है, ट्रक चल रहा है, मगर मंजिल अब कोई नहीं।